जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे पास आपका जो कोर्स है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। मेरा नाम अशफाक अहमद है और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कोर्स में हमने एक्चुअली करना क्या है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि इस कोर्स में हम लैंग्वेज के बनने के मुख्तलिफ़ तरीके देखेंगे कि लैंग्वेज को एक्चुअली कैसे बनाया जाता है। अब देखें, दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं और दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। ह्यूमन लैंग्वेजेस और ह्यूमन लैंग्वेजेस जो हम ह्यूमन आपस में यूज़ करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए, वो हम ह्यूमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी होती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो आप वेल अवेयर हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। मसलन C++ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए ये ज़रूरी है कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी हों और मशीन अंडरस्टैंडेबल भी हों। क्योंकि कंप्यूटर हमारा प्रोसेसर होता है, उसके लिए वो जब तक वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगी तब तक वो हमारा पर्पस वो फुलफ़िल नहीं कर सकती। तो देखें, जो भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो ह्यूमन लैंग्वेज होती है चाहे वो मशीन लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, उसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है उसका सिंटैक्स होता है और एक सिमेंटिक्स होते हैं उसके। सिंटैक्स से मुराद उसके स्पेलिंग होते हैं। मसलन अगर ह्यूमन लैंग्वेज की आप बात करें तो उसमें जब हम एक वर्ड लिखते हैं तो उसका जो स्पेलिंग होते हैं उसको हम उसका सिंटैक्स कहते हैं, और उसका जो मतलब होता है उसको हम सिमेंटिक कहते हैं। तो ह्यूमन लैंग्वेज में ज़्यादा जो फोकस होता है, ज़्यादा जो एम्फेसिस होता है वो सिमेंटिक के ऊपर होता है, सिंटैक्स के ऊपर कम होता है। जबकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हमारा जो फोकस होगा वो सिंटैक्स के ऊपर ज़्यादा होगा और सिमेंटिक्स के ऊपर कम होगा। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मसलन आप एक इंग्लिश में फ़िक्रा लिखते हैं कि यू इज़ अ मैन। अब यू के साथ इज़ लगाना ग्रामेटिकली तो इनकरेक्ट है, ये गलत है, यानी इसका सीमेंट जो है सिंटैक्स वो गलत है, यानी यू के साथ इज़ नहीं लग सकता, ग्रामेटिकली ये मिस्टेक है। लेकिन चूँकि इसका सीमेंटिक हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है, हम इसको दरगुज़र कर सकते हैं, हम इसको माफ़ कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि चूँकि इसका हमें मतलब समझ आ रहा है, इसलिए ये छोटी सी गलती हमारे लिए अहमियत नहीं रखती। तो इसलिए जब आप लिखते हैं यू इज़ अ बॉय या यू इज़ अ मैन, तो इसका मतलब आप उसके सिमेंटिक्स समझ रहे हैं लेकिन सिंटैक्स उसका गलत है। इसलिए ह्यूमन के नज़दीक जो हैं वो सिमेंटिक्स ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, सिंटैक्स कम अहमियत, ऑल्दो वो होता है लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है वो सिमेंटिक्स के ऊपर तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो सिंटैक्स के ऊपर तवज्जो देता है, सिंटैक्स के ऊपर वो फोकस रखता है और सिंटैक्स की वो गलती वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको पता है कि लेक्सिकल एनालिसिस होता है। जब भी आप कोड लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब आप कोड लिखते हैं तो कोई भी सिंटैक्स की गलती आ जाती है तो वहाँ पर एरर दे देता है, और अगर सिंटैक्स की गलती नहीं है तो सिमेंटिक्स उस प्रोग्राम के चाहे जो भी हैं तो वो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, और आपको कंपाइल होने के बाद जो भी उसके रिज़ल्ट्स हैं, फ़र्ज़ करें आप वो प्लस करना चाहते हैं लेकिन एक्चुअली वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेकिन अगर उसका सिंटैक्स ठीक है तो वो कोई ना कोई रिज़ल्ट दे देगा। तो ये बेसिकली हमारा जो फोकस होगा इस कोर्स में वो यही होगा कि लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं, और हमारा जो फोकस होगा वो कंप्यूटर लैंग्वेज होगी, और साथ साथ हम ह्यूमन लैंग्वेज के साथ उसका कंपैरिजन करते जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हर लैंग्वेज के एक ख़ास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एक अल्फ़ाबेट से एक वर्ड कैसे बनता है, वर्ड से पैराग्राफ कैसे बनता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेजेस जो होती हैं ये आपस में सेम कैसे होती हैं और डिफरेंट कैसे होती हैं, ये हम देखेंगे। और छोटी छोटी हम लैंग्वेजेस बनाएंगे, छोटे छोटे रूल तय करेंगे, तो ये सारे काम हम विद द पैसेज ऑफ टाइम करते जाएंगे। लेकिन लेक्चर
कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रीडिंग मटेरियल के बारे में बता देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाय डैनियल कोहन। डैनियल कोहन की एक बड़ी मशहूर बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी। ये हमारी मेजर बुक होगी जिसको हम कंसल्ट करेंगे, बल्कि यही बुक होगी। लेकिन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ नहीं आते तो आप ये सेकंड वाली बुक जो है ये भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस होगा वो ये वाली बुक 1 होगी। इसकी जो सॉफ़्ट कॉपी है वो मेरे पास पड़ी हुई है। आपका CR मुझे ईमेल कर दे तो मैं अटैच करके उसको सेंड कर दूंगा। तो आपने यही बुक जो है वो कंसीडर करनी है, और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम इसी बुक को लेके चलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इस कोर्स में ग्रेडिंग स्कीम क्या होगी। वो वही वाली स्कीम होगी जो हम लेके चल रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसी को हम लेके चलेंगे कि हम 10% के असाइनमेंट्स लेंगे, क्विज़ेस 15% के होंगे, सेशनल 1 होगा, सेशनल 2 होगा और फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा। अच्छा, अब चूँकि पेंडेमिक है और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो लास्ट टाइम भी आपने देखा है कि सेशनल 1 के बाद सेशनल 2 नहीं हुआ। कुछ असाइनमेंट और क्विज़ को मिला के सेशनल 2 कर दिया गया था। तो अब भी हम वही स्कीम फॉलो करेंगे। अगर यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं तो हम इसी स्कीम पे आ जाएंगे। अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलती तो फिर जो भी डायरेक्शन होंगी, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलेंगी। और अगर यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलती तो हम क्या करेंगे कि 10 और 15 ये 25% जो 25% का असाइनमेंट और क्विज़ लेंगे, और उसके बाद सेशनल 1 लेंगे, और कुछ असाइनमेंट और क्विज़ को हम सेशनल 2 में कंसीडर कर लेंगे, और फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा इस तरीके से। लेकिन ये साथ साथ चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा कि ग्रेडिंग स्कीम हमने क्या रखनी है। तो पहले जो 10% ये 10 और 15% असाइनमेंट और क्विज़ हैं, इनको भी मैं कोशिश करूँगा कि क्विज़ ना लिए जाएँ और असाइनमेंट्स ज़्यादा ले ली जाएँ। मसलन 6 असाइनमेंट्स मैं ले लूँगा और उसमें से 3 जो हैं वो क्विज़ कंसिडर कर लूँगा और 3 जो हैं वो असाइनमेंट कंसिडर कर लूँगा। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम चीज़ें तय करते जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के एक्चुअली कॉन्सेप्ट के ऊपर कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन एंड इट मीन्स समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। यानी ये ऑटोमेटा जो है ये ऑटोमेटिक से निकला है, यानी जो चीज़ खुदकार होती है, खुद से काम कर रही होती है, उसको हम कहते हैं कि वो ऑटोमेटा है। यानी ऑटोमेटा बेसिकली एक प्लूरल है ऑटोमेटन का, और ऑटोमेटन का मतलब है जो चीज़ खुद से काम कर रही होती है। तो ये सिंपल मतलब है, लेकिन ये अभी लैंग्वेज के रेफरेंस से आपको शायद ये बात समझ में ना आए। फ़िलहाल आप इतना ही समझें कि ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है। और ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है। ऑटोमेटा थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस and the computational problems that can be solved using them। अच्छा, ऑटोमेटा थ्योरी में हम स्टडी करते हैं बेसिकली कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की एब्स्ट्रैक्शन को। अब ये थोड़ी सी बात मुश्किल हो रही होगी शायद आपके लिए कि मसलन कंप्यूटर हार्डवेयर जितने भी डिवाइसेस हैं, मेमोरी कैसे काम करती है, प्रोसेस कोई एक मैकेनिज़्म, कोई एक प्रॉब्लम का मैकेनिक्स कैसे सॉल्व कर रहा है, उसका हम एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हैं जिसको हम ऑटोमेटा थ्योरी कहते हैं। तो बेसिकली ये ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की एब्स्ट्रैक्शन होती है, उसका हम थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट ले लेते हैं किसी भी डिवाइस के काम का। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट डिवाइसेस होते हैं, ये मॉडल्स करते हैं रियल कंप्यूटेशंस को। जितने भी रियल कंप्यूटेशंस होती हैं उसको ये मॉडल्स कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। ऑटोमेटा और फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ये बेसिकली
ऑटोमेटा और फॉर्मल लैंग्वेज, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज दो किस्म की होती हैं जो इस सब्जेक्ट में हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो लिंग्विस्टिक वाले किसी और तरीके से कैटेगराइजेशन करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि लैंग्वेजेस दो किस्म की होती हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं और एक इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं वो फॉर्मल लैंग्वेजेस कहलाती हैं और ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाती हैं। मसलन आप इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा फॉर्मल नहीं आप होते, फॉर्मेलिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेलिटी का ख्याल नहीं रखा जाता कि ज़्यादा आप कानून और कायदे और कुलिये नहीं देखते। उर्दू में बाज़ औक़ात गलती भी हो जाती है, लेकिन आप सिमेंटिक्स जो हैं वो अगले तक कन्वे कर देते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं या कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें एक स्पेलिंग की गलती भी कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, या जिसने इसको इवेल्यूएट करना होता है। देखें, ह्यूमन लैंग्वेज को इवेल्यूएट करने वाली जो बॉडी होती है वो ह्यूमन ब्रेन होता है, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस को इवेल्यूएट करने वाली जो बॉडी होती है या कंपोनेंट होता है वो कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर जो होता है वो किसी एक स्पेलिंग की मिस्टेक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए हम कहते हैं हमें फॉर्मेलिटी के साथ चलना पड़ता है। तो इसलिए तमाम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को फॉर्मल लैंग्वेजेस कहते हैं। ये आंसर करती हैं विच आंसर्स व्हाट आर कंप्यूटर्स और व्हाट आर मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या है ये इसको आंसर करती हैं, यानी ऑटोमेटा और फॉर्मल लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को आंसर करती हैं। सेकंड क्या है, कंपैटिबिलिटी है। कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये आंसर करती हैं व्हाट कैन बी कंप्यूटेड बाय द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर क्या कंप्यूट कर सकता है। कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, व्हाट कैन बी एफिशिएंटली कंप्यूटेड, क्या एफिशिएंटली कंप्यूट हो रहा है, ये है। और इन ऑटोमेटा वी विल सिमुलेट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये पॉइंट बड़ा अहम है कि हम ऑटोमेटा में क्या करेंगे। हम ऑटोमेटा में करेंगे कि ये मेरा ख्याल आपको नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट, ये इन ऑटोमेटा वी विल सिमुलेट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। बेसिकली ऑटोमेटा में हम क्या करेंगे, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उसको सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट का क्या मतलब है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स बनाएंगे। मसलन अब कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, अगर आप नैरो लेवल पे जाएं, नैरो लेवल पे जाके आप देखेंगे कि तो कंप्यूटर के पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स मिलकर गेट्स बनाते हैं, गेट्स मिलकर आपस में एडर सब्ट्रैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। तो उनकी जो वर्किंग होती है उसको हम सिमुलेट करेंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है उसको हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि थ्योरेटिकली वो कैसे काम कर रहा है, उसकी मशीन एक तैयार करेंगे। तो मसलन एंड गेट की मशीन तैयार करेंगे, एडर की मशीन तैयार करेंगे, सब्ट्रैक्टर की मशीन तैयार करेंगे, उसको सिमुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट तो नहीं होता। अब जब हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं होगा, लैब नहीं होगी, तो लिहाजा हम उसकी सिमुलेशन हमारे पास रख लेंगे ताकि हम उससे कैलकुलेशन कर सकें और आगे देख सकें कि लैंग्वेजेस कैसे फिर प्रोसेस होंगी उन कंपोनेंट्स के थ्रू। इसी तरीके से ऑटोमेटा जो है वो हेल्प करता है हमें डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सॉफ्टवेयर। तो इसकी डिज़ाइनिंग में, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग में हमें हेल्प करता है और उसकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। और ऑटोमेटा प्लेज अ मेजर रोल इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बेसिकली ऑटोमेटा का रोल बताया जा रहा है। तो आगे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम सिमुलेट करेंगे थ्योरेटिकली, यानी ऑटोमेटा थ्योरी में हम किसी हार्डवेयर कंपोनेंट का एब्स्ट्रैक्शन कैसे तैयार करेंगे। मसलन ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट दिया हुआ है आपको, ये सारा हार्डवेयर कंपोनेंट है, बहुत छोटा सा हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसमें हमने एक बैटरी लगाई हुई है, एक बल्ब लगाया हुआ है और एक स्विच लगाया हुआ है। तो हमारे पास इनपुट क्या है, एक स्विच है, और आउटपुट क्या है कि बल्ब ऑन होगा या बल्ब ऑफ होगा। और एक्शन क्या है, फ्लिप स्विच, के हम इसको स्विच को फ्लिप करते हैं तो ये ऑन हो जाता है
और फ्लिप नहीं करते तो ऑफ होता है। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट की स्टेट्स क्या हैं? स्टेट्स दो हैं, या ये ऑन स्टेट में होगा या ये ऑफ स्टेट में होगा। तो अब अगर गौर करें तो अगर मैं पहले इसको फ्लिप करता हूँ, नंबर 1 पे फ्लिप करता हूँ, तो ये ऑन स्टेट में चला जाता है ये पूरा सर्किट। और दूसरी नंबर पर मैं फ्लिप करता हूँ, यानी इसको स्विच को उठा देता हूँ, यानी फ्लिप कर देता हूँ, तो ये ऑफ स्टेट पे चला जाएगा। तीसरी दफ़ा जब मैं फिर फ्लिप करूँगा तो ये फिर ऑन स्टेट पे चला जाएगा। चौथी दफ़ा जब मैं फिर फ्लिप करूँगा तो फिर ये ऑफ स्टेट पे चला जाएगा। तो ये एक पैटर्न बनता हमें नज़र आ रहा है। तो इसकी मैं अगर एब्स्ट्रैक्शन तैयार करना चाहूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन तैयार करना चाहूँ, तो वो कैसे होगी? वो ये देखें कि ये एक मशीन है बेसिकली, ये इसके इस हार्डवेयर कंपोनेंट के इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल मशीन है ये, ऑटोमेटा कह लें आप इसको। कि हमने स्टार्ट किया, पहले हम ऑफ स्टेट पे चले गए, इस सर्कल को हम कहते हैं स्टेट है, ऑफ स्टेट यानी सर्किट ऑफ था। तो हमने फ्लिप किया, एक दफ़ा फ्लिप किया तो हम ऑन स्टेट पे चले गए, और जब हम ऑन स्टेट पे थे तो फिर अगर स्विच फ्लिप किया तो हम फिर ऑफ स्टेट पे चले गए, यानी बल्ब फिर ऑफ हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर ऑन करेंगे, फिर फ्लिप करेंगे तो फिर ऑन, फिर फ्लिप करेंगे तो फिर ऑफ। तो बल्ब इज़ ऑन इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर वाज एन ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स। तो ये रूल तय हो गया, ये हमारे पास एक रूल आ गया कि बल्ब सिर्फ उसी वक्त ऑन होगा जब फ्लिप्स करने का नंबर जो होगा वो ऑड होगा, यानी ऑड नंबर ऑफ फ्लिप पे ये बल्ब ऑन होता है, ऑन स्टेट पे ये सर्किट चला जाता है। तो देखें, ये हार्डवेयर कंपोनेंट था, इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन है वो ये है, या इसका जो ऑटोमेटा है वो ये है। तो हम बजाय कि इसको कंसीडर करें, हम इस कंपोनेंट का एक एब्स्ट्रैक्शन बना लेते हैं, वो ये वाली मशीन बना लेते हैं, हम इसको लेके आगे चलेंगे। और अब अगर फ़र्ज़ करें इसके ऊपर हमने कोड करना है, इस सर्किट का कोड करना है, तो हम इस मशीन को कोड करना हमारे लिए आसान है। आप किसी भी C++ में लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखें, ये कोड लिखें कि आप पहले बल्ब ऑन है तो आप फ्लिप काउंट करते जाएं, जब भी फ्लिप का नंबर ऑड होगा तो जो बल्ब है वो ऑन कंडीशन में होगा, अदरवाइज़ वो ऑफ़ कंडीशन में होगा। तो इसको प्रोग्राम करना बहुत आसान है। तो इसका मतलब है अब ऑटोमेटा में हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल कंप्यूटर को ले रहे हैं, मसलन ये एक सर्किट है, तो इसको आप सिर्फ कंप्यूटर समझ लें, क्योंकि पूरा कंप्यूटर इसी तरह के ही सर्किट से मिलकर बना होता है। तो अगर इसको आप कंप्यूटर समझें तो कंप्यूटर की हमने एक एब्स्ट्रैक्शन मशीन बनाई है, और उस एब्स्ट्रैक्शन को हमने रूल्स तय किए, और रूल्स तय करने के बाद हम किसी भी लैंग्वेज में उसको कोड कर सकते हैं, जो प्रोसेसर के लिए समझाना आसान है। इस सर्किट को लेके प्रोसेसर को समझाना बहुत मुश्किल काम है। हम क्या उसे कहेंगे कि जी स्विच ऑन कर दो तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, तो इसको समझाना बहुत मुश्किल है, जबकि इस एब्स्ट्रैक्शन मशीन को कोड करना आसान है। समझाने से मुराद ये है कि जो प्रोसेसर को समझाने से मुराद यही है कि हम उसके लिए उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दें ताकि उसको समझ आ जाए। ठीक है, वो ट्रांसलेट कर सके। चलें, ये अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक दूसरा कंप्यूटर है, इसमें भी वही बल्ब है जो ऑन स्टेट में जाता है। कब ऑन स्टेट में जाता है? जब ये भी फ्लिप होता है, ये भी फ्लिप होता है। जब दोनों फ्लिप होते हैं, यानी स्विच 1 एक्शन क्या है, स्विच 1 फॉर फ्लिप स्विच 1 और 2 फॉर फ्लिप स्विच 2, और स्टेट ऑन ऑफ होती है। तो इसकी अगर एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाएं तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि मसलन जब आप एंटर हुए, स्टार्ट किया, यानी इस सर्किट को, कंप्यूटर को स्टार्ट किया, तो आप ऑफ स्टेट में हैं। तो जैसे ही पहला स्विच ऑन करेंगे, आप फ्लिप करेंगे स्विच 1, तो वो फिर भी ऑफ स्टेट में रहेगी मशीन, और दूसरा फ्लिप करेंगे स्विच तो वो ऑन स्टेट पे चली जाएगी। अच्छा, अब जब ऑन स्टेट पे चली जाएगी तो फिर अगर आप दूसरा स्विच दोबारा फ्लिप कर देते हैं तो फिर वो ऑफ़ चली जाएगी, फिर उसे फ्लिप करते हैं तो फिर ऑन चली जाएगी। इसी तरीके से अगर ये ऑन पे है तो स्विच 1 को आप फ्लिप कर देते हैं तो फिर ऑफ़ चली जाएगी। तो ये बिल्कुल इसकी एब्स्ट्रैक्शन है बेसिकली ये सारी। तो यहाँ से क्या रूल मिलता है, बल्ब इज़ ऑन इफ़ एंड ओनली इफ़ बोथ स्विचेस वर फ्लिप्ड एंड ऑड नंबर ऑफ़ टाइम्स। यानी जब ऑड नंबर ऑफ़ टाइम्स ये दोनों स्विच, यानी ये पहली दफ़ा दोनों ऑन होंगे, या तीसरी दफ़ा दोनों ऑन होंगे, या पाँचवीं दफ़ा दोनों ऑन होंगे, फ्लिप होंगे सॉरी, तो फिर जो कंप्यूटर है वो ऑन स्टेट पे होगा, अदरवाइज़ ये वाला कंप्यूटर जो है वो ऑफ स्टेट में होगा। तो ये बेसिकली दो एग्जांपल्स थी आपको ये समझाने के लिए कि हम
थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कैसे हार्डवेयर मशीन्स को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को उसके थ्योरेटिकल कंपोनेंट में चेंज करेंगे, उसकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स में कन्वर्ट करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट मशीन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको कोड करेंगे। कोड करना आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो आप चाहे ना करें, अदरवाइज़ कोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपको ये सारा एल्गोरिदम मिल गया ना, ये जब आपने मशीन बना ली तो ये एक एल्गोरिदम है, ये बल्ब इज़ ऑन, इफ़ एंड ओनली, इफ़ बोथ स्विच, ये एक एल्गोरिदम है आपके पास। तो इस एल्गोरिदम को कोड करना किसी भी लैंग्वेज में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। तो लेकिन आप इस कोर्स में सिर्फ यहाँ तक रहना है कि हम फ़िज़िकल जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उनके थ्योरेटिकल मशीन्स को में कन्वर्ट उसको करते जाएंगे। अच्छा, आगे हम आते हैं लैंग्वेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ये अब तक तो जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम एक्चुअली करेंगे क्या। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम बेसिकली इसमें लैंग्वेजेस बनने के अंदाज़ देखेंगे, लैंग्वेज कैसे बनती हैं, फिर हम देखेंगे कि किसी हार्डवेयर कंपोनेंट की एब्स्ट्रैक्ट मशीन कैसे बनाई जाती है, वो हम देखेंगे। तो जब हम लैंग्वेज को हमने देखना है तो क्यों ना हम पहले लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन कर लें। तो इंट्रोडक्शन हम इस तरह करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 2-3 किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। एक टॉकिंग लैंग्वेज होती है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और दूसरी फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। तो टॉकिंग लैंग्वेज जिससे आप बातचीत करते हैं ये हमारे कंसर्न की नहीं है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसको प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सकता है, या मशीन लैंग्वेजेस कह लें। इसकी एग्जांपल जो है वो C++, जावा, जितनी भी असम्बली लैंग्वेज वगैरह, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और इनको हम इनफॉर्मल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। और तीसरी किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस, सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस जैसे आप कह लें। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि हर लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स लेटर्स इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, और इस तरह ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अल्फ़ाबेट क्या होता है। ह्यूमन लैंग्वेज, आपको पता है कि जो भी लैंग्वेज होती है दुनिया में, जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर लैंग्वेज को जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो उसका अल्फ़ाबेट सेट होता है। उसकी एग्ज़ाम्पल हम अंग्रेज़ी लैंग्वेज से लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता है जो वेल फेमिलियर है हमारे लिए। इसके जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABC से लेकर Z तक, ये इसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स बेसिकली एक सेट होता है, एक फाइनाइट सेट होता है और नॉन एम्प्टी सेट। अगर मैथ की ज़बान में अगर बात करें, अब हम मैथमेटिकली बात करेंगे ना लैंग्वेज को भी। अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स या लेटर्स इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। यानी अगर एक सेट में आप फ़र्ज़ करें ऐसे लिख देते हैं, ये एक सेट है और इसमें आप लिख देते हैं ए, सिंबल्स लिख देते हैं ABC और अप टू Z तक। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अल्फ़ाबेट सेट है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट सेट है। अब ये सिंबल्स हम क्यों कहते हैं, ये बेसिकली हैं ही सिंबल्स। ये इस सिंबल को A कहना है, इसको B कहना है, इसको C कहना है, ये हमें लिंग्विस्टिक्स वालों ने बताया है। अदरवाइज़ ये सिंबल्स हैं। अब तो इतने आम हो चुके हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये वाला सिंबल A ही है, अदरवाइज़ इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको आपने कंसीडर सिंबल ही करना है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। मसलन ये सिग्मा है, ये अल्फ़ाबेट सेट है। इस केस में इंग्लिश लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें टोटल लेटर्स जो होते हैं या टोटल सिंबल्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई आप ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं जिसमें आप कहते हैं, फ़र्ज़ करें आप आज सोच लेते हैं और कहते हैं जी मैं एक नई लैंग्वेज बनाऊंगा। तो जब आपने नई लैंग्वेज बनानी है तो सबसे पहले आप सोचेंगे जी मैं उसके अल्फ़ाबेट क्या रखूँगा। तो चलें आप सोच लेते हैं जी मैं एक ऐसे लैंग्वेज बनाता हूँ जिसके अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो सिर्फ 2 सिंबल्स ही होंगे, एक A सिंबल होगा, एक B होगा। या आप कहते हैं सिर्फ 2 सिंबल्स होंगे, एक 0 होगा, एक 1 होगा। तो आप
उस वो अल्फ़ाबेट सेट भी तय कर सकते हैं। तो फिर लैंग्वेज क्या होती है? अल्फ़ाबेट तो हो गया ना कि एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हो गया सिंबल्स का या लेटर्स का, और उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। अब अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड्स आता हैं। वर्ड्स क्या होते हैं या स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? जब इन सिंबल्स को हम ख़ास अंदाज में मिलाते हैं। फ़र्ज़ करें इंग्लिश के ये सिंबल्स हैं, इंग्लिश के सिंबल्स में फ़र्ज़ करें APPLE, इनको मिलाता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग बन जाती है इंग्लिश की। इस स्ट्रिंग को हम वर्ड कहते हैं या वर्ड कहते हैं या इसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो अब ये स्ट्रिंग या वर्ड जो होता है ये वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें मैं APPL लिख देता हूँ तो ये एक स्ट्रिंग तो है और एक वर्ड भी है, लेकिन इनवैलिड वर्ड है किस लैंग्वेज का? इंग्लिश लैंग्वेज का। तो चलें मैं दोबारा रिवाइज़ करता हूँ कॉन्सेप्ट को। ये बेसिकली आम चीज़ें ही हैं जो आप देखते रहते हैं, लेकिन अब हम किसी और अंदाज से इसको देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स ख़ास अंदाज में मिलें तो वर्ड बन जाता है, और मुख्तलिफ़ वर्ड्स ख़ास अंदाज में मिलें, मसलन मैं कहता हूँ आई ईट एप्पल, तो ये मुख्तलिफ़ स्ट्रिंग्स या 3 वर्ड आपस में मिलके एक सेंटेंस बना देते हैं। और अगर बहुत सारे सेंटेंस मिलें तो एक मज़मून बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है, एक स्टोरी बन जाती है। तो ये तो है ह्यूमन लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि मसलन C++ लैंग्वेज है, इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स मिलकर उसकी वैलिड वर्ड्स बनाते हैं। मसलन C++ में आप लिख देते हैं सी आउट, लिखते हैं सी आउट, ये एक वैलिड वर्ड है। अगर आप सी आउट में T कैपिटल डाल दें तो ये इनवैलिड वर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके रूल्स को ये फॉलो नहीं कर रहा, C++ के प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो नहीं कर रहा। तो वही एनालॉजी हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ह्यूमन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स मिलके वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलके एक सेंटेंस बना देते हैं, सेंटेंस मिलकर एक स्टोरी बनाते हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में क्या होते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेजेस के भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स मिलके एक वर्ड्स बनाते हैं। उन वर्ड्स को हम की वर्ड्स कहते हैं। मसलन सी आउट है, इंसर्ट है, डिलीट है, ऐड है, ये की वर्ड्स बना देते हैं। और मुख्तलिफ़ की वर्ड्स मिलकर इंस्ट्रक्शन बना देते हैं, और मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक प्रोग्राम बना देते हैं, एक पूरी स्टोरी बना देते हैं। उस प्रोग्राम की ख़ास आउटपुट होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जब एक मज़मून बन जाता है तो एक या ऐसे बन जाता है तो उसका नतीजा होता है, उसका कॉन्क्लूजन होता है, उसकी कोई ना कोई आउटपुट होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक प्रोग्राम बन जाता है तो उसकी कोई ना कोई आउटपुट होती है। तो चलें हम स्टार्ट कर रहे थे, ये थोड़ी सी डिस्कशन ग्रेव किस्म की हो जाएगी, लेकिन आप टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशन हमने देखी है, अब डिटेल के साथ डिस्कशन भी हो गई है कि अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। बेसिकली ये सेट ऑफ सिंबल्स होता है। वो सेट ऑफ सिंबल्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट में जो सिंबल्स होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी होते हैं। मसलन ये एक सिंबल है, ये अल्फ़ाबेट सेट है जिसमें सिर्फ 2 सिंबल्स हैं। ये एक अल्फ़ाबेट सेट है जिसमें 2 सिंबल्स हैं। ये अल्फ़ाबेट सेट है जिसमें 26 सिंबल्स हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। ये एक अल्फ़ाबेट सेट है जिसमें 3 सिंबल्स हैं IJK। तो इन सिंबल से मिल के जब वर्ड्स बनेंगे तो ज़ाहिर है वो इन सिंबल्स को ही मिला के वर्ड बनेंगे ना, कोई तीसरा सिंबल इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि अ सर्टेन वर्जन ऑफ लैंग्वेज अल्गोल। अल्गोल जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जिसके 113 लेटर्स हैं, यानी 113 सिंबल से मिलकर अल्गोल लैंग्वेज बनी हुई है, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रिंग्स का है। स्ट्रिंग क्या होती है अभी मैं बता चुका हूँ आपको, कनकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स होता है, यानी कुछ महदूद किस्म के सिंबल्स को आप कनकैटिनेट कर दें, यानी मिला दें आपस में, फ्राम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। मसलन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें, अगर इंग्लिश में अगर APPLE को मिला दें तो एप्पल बन जाएगा, BOY को मिला दें तो बॉय बन जाएगा, GIRL को मिला दें गर्ल,
तो ये गर्ल बन जाएगा। तो ये जितने भी हैं ये स्ट्रिंग्स बनती जा रही हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको वर्ड कहते हैं, तो हम इसको स्ट्रिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग्स हैं क्या, अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं, ये अल्फ़ाबेट, इसमें अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हमने कनकैटिनेट किया हुआ। कनकैटिनेट करने का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ साथ रखा हुआ है, जोड़ा हुआ है, यानी ए ख़त्म हुआ तो साथ पी रख दिया, पी ख़त्म हुआ तो साथ पी, दूसरा पी रख दिया, फिर एल फिर ई। तो इस तरीके से हमने कनकैटिनेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप एक और एग्ज़ाम्पल लें, तो फ़र्ज़ करें ये एक आपके पास अल्फ़ाबेट सेट है, एक अल्फ़ाबेट सेट है जिसमें सिर्फ 2 सिंबल्स हैं, एक ए है और एक बी है। तो इसके वर्ड्स कौन से बनेंगे, इसका वर्ड इन दोनों को आपस में मिलाने से ही जितने भी बनेंगे वो वर्ड बनेंगे। मसलन ए अकेला भी एक वर्ड हो सकता है, ए के साथ बी को मिला दूँ, फिर ए को मिला दूँ, फिर बी को मिला दूँ, तो ये जो एक स्ट्रिंग बन रही है, ये एक कंकैटिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, इस तरीके से ये भी एक स्ट्रिंग है। तो जितने मर्ज़ी आप अल्फ़ाबेट्स को कंकैटिनेट कर लें तो वो स्ट्रिंग्स बनती जाएंगी। अच्छा, अब हैं तो ये स्ट्रिंग, अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो वैलिड हो। मसलन APPLO मैं कर देता हूँ, एप्पल ओ बन गया, ये एक स्ट्रिंग तो है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को कंकैटिनेट करने से बनी है स्ट्रिंग, है तो स्ट्रिंग। लेकिन क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है या इनवैलिड स्ट्रिंग है, इसका डिसीजन करने के लिए हमें उस लैंग्वेज के रूल देखने पड़ेंगे। रूल में ये डिफ़ाइन क्या होगा कि APPL के बाद ई आएगा वो वैलिड होगा, ओ आएगा वो वैलिड नहीं होगा, जिसे हम ग्रामर के रूल कहते हैं। तो वो ग्रामर के रूल हमें देखने पड़ेंगे किसी स्ट्रिंग की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी चेक करने के लिए। तो उसको अभी हम नहीं छेड़ते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग बेसिकली अल्फ़ाबेट्स, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सिंबल्स जब आपस में कंकैटिनेट होते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बना देते हैं। और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज में पहले ही बता चुका हूँ कि लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल सिंबल्स डिराइवेबल फ्राम अल्फ़ाबेट्स, के अल्फ़ाबेट्स से जितने भी सिंबल्स डिराइव होते हैं उनसे जो टर्मिनल स्ट्रिंग्स बनती हैं उनका सेट होता है। मसलन आई ईट एप्पल, तो ये टर्मिनल है, एप्पल जो है वो टर्मिनल हो चुका है, टर्मिनल स्ट्रिंग है। टर्मिनल कब होगी कब नहीं होगी ये भी ग्रामर के रूल तय करेंगे। तो ये बेसिकली ये एक लैंग्वेज बन चुकी है, आई ईट एप्पल। तो ये स्ट्रिंग का बेसिकली सेट है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल सिंबल्स, टर्मिनल सिंबल्स का मतलब, टर्मिनल का मतलब ये होता है कि जो सिंबल्स टर्मिनेट हो जाता है, जो आगे एक्सटेंड नहीं हो पाता। मसलन ABCD ये सारे टर्मिनल हैं। और नॉन टर्मिनल सिंबल्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि जिस एक सिंबल से आगे, मसलन ये आगे वैसे हम पढ़ेंगे। मसलन मैं कहता हूँ A = DB और ये कैपिटल D कर देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ D = C। तो ये बेसिकली जो A सिंबल है ये नॉन टर्मिनल सिंबल है। क्यों? इसमें D जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी D जो है वो C के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो इसका मतलब है A, और फिर मैं आगे यहाँ कह दूँ कि D = 0 फॉर एग्ज़ाम्पल। इसमें D 0 भी रखा जा सकता है और D C भी रखा जा सकता है। तो इस तरह A से जो सिंबल्स निकल सकते हैं वो 2 निकल सकते हैं, एक अकेला A निकल सकता है और एक CA निकल सकता है। तो ये इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं। ये हम बाद में देखेंगे जब CFG कर रहे होंगे। फ़िलहाल आप हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो टर्मिनल सिंबल्स ही हैं। अच्छा, अब एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आता है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है और नल स्ट्रिंग क्या होती है। जब ह्यूमन लैंग्वेज की हम बात करें तो उसमें कोई एम्प्टी और नल स्ट्रिंग नहीं होती। यानी एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वो स्ट्रिंग जो एम्प्टी हो, जिसमें कोई अल्फ़ाबेट ना हो, यानी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग। समटाइम्स अ स्ट्रिंग विद नो सिंबल्स एट ऑल इज़ यूज्ड डिनोटेड बाय, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं या नल से डिनोट करते हैं, इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ये बेसिकली
थोरेटिकली कॉन्सेप्ट है, थोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन लैंग्वेज में हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसकी अहमियत जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में थोड़ी सी ज़्यादा है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप प्लीज़ समझें कि एम्प्टी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। और इसको डिनोट करने का तरीका ये है कि आप या नल से डिनोट कर लें या लैम्डा से डिनोट कर लें। द कैपिटल लैम्डा विल मोस्टली बी यूज्ड टू डिनोट द एम्प्टी स्ट्रिंग इन फर्दर डिस्कशन। तो फर्दर हम देखेंगे। फिर आगे वर्ड्स है, वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है वो हम कर चुके हैं कि वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको हम वर्ड कहते हैं। मैंने अभी बताया है कि स्ट्रिंग्स को ही हम वर्ड कहते हैं। मसलन हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है जिसमें एक सिंबल ए है, दैन ए लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज। तो लैंग्वेज एल क्या होगी, लैंग्वेज एल बेसिकली सेट होगा। जब ये ब्रैकेटें होती है तो इसका मतलब सेट होता है। सेट होगा उन तमाम वर्ड्स का, उन तमाम वर्ड्स का जो वर्ड्स इन अल्फ़ाबेट से मिलके बने होते हैं। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, ये लैंग्वेज क्या है, एक सेट है, एक ये वर्ड है ए, एक डबल ए है और एक ट्रिपल ए है एंड सो ऑन। जितने भी वर्ड का सेट है वो लैंग्वेज कहलाती है। और ये जो वर्ड हैं ये किसके ऊपर बनते हैं, ये इस अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर बनते हैं। ए डबल ए आर द वर्ड ऑफ लैंग्वेज एल। जैसे आई ईट एप्पल, तो आई ईट एप्पल इज़ अ लैंग्वेज और इसमें कितने वर्ड हैं, एक आई है, एक ईट है और एक एप्पल है। और आई ईट एप्पल ये तीनों वर्ड्स किसके ऊपर बने हुए हैं, अल्फ़ाबेट सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जो जेड तक अल्फ़ाबेट सेट है उसके ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले थोड़ा सा बता चुका हूँ वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स के बारे में, कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो वर्ड होती हैं, सारे के सारे वर्ड्स तो स्ट्रिंग्स होती हैं बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड। यानी सिंपल आप ये समझ लें कि जो वैलिड स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम वर्ड्स कह देते हैं उस लैंग्वेज को, जो वैलिड स्ट्रिंग्स नहीं होती वो वर्ड्स नहीं कहला सकते। वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट। अच्छा, अब वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट सेट क्या होता है, जब आप while defining an alphabet may contain letters consisting of group of symbols. For example, ये एक सिग्मा 1 है, इसमें हमने 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स लिए। अब देखें ये सिंगल अल्फ़ाबेट है, इसको हम कंपोजिट अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये कंपोजिट यानी ये एक ऐसा अल्फ़ाबेट है ये जब भी यूज़ होगा तो ये कंपोजिट फॉर्म में होगा, यानी ए और बी की फॉर्म में ही यूज़ होगा। ये कैपिटल बी की फॉर्म में ही यूज़ होगा। तो